हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटलिज्म के बारे में, जिसे हिंदी में हम पूंजीवाद कहते हैं। तो पूंजीवाद या कैपिटलिज्म जो कि एक इकोनॉमिक सिस्टम है, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसका राइज कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, इसके मीनिंग और इसके की फीचर्स क्या हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ऑर्डर है, जिसे हिंदी में हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आर्थिक प्रणाली या इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। तो किसी भी समाज में, किसी देश में या किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन के अंदर ये तय करना कि वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होगा, वहाँ पे रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होगा, और वहाँ पे जो प्रोडक्शन के बाद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसके लिए जो सिस्टम बनाया जाता है फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, उसी सिस्टम को इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। अब आप सभी को पता है कि इस विश्व का हजारों सालों का इतिहास रहा है, लाखों करोड़ों सालों का रहा है वैसे तो, लेकिन सभ्यताओं का हजारों सालों का इतिहास रहा है। तो उन सभ्यताओं में अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए होंगे। अपनी अपनी ज़रूरतों और अपने अपने तरीकों के हिसाब से उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम्स अपनाए होंगे। तो बहुत सारे सिस्टम यहाँ पे रहे, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स को अभी भी हम पढ़ते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं ओवर द टाइम। तो इनमें से कुछ इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, जैसे कि प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और मिक्स इकोनॉमी। तो इन सभी इकोनॉमिक सिस्टम्स में अपने अपने बेनिफिट्स और अपने अपने नुकसान हैं। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो प्योरेस्ट तरीके से अच्छा नहीं हो सकता, कोई पूरी तरह से बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट में काम करती नहीं है, वो एक ग्रे साइंस आपको पता है। तो यहाँ पे चाहे आप सोशलिज्म को पढ़ेंगे उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, कैपिटलिज्म को पढ़ेंगे उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आज के समय अगर आप पूरी दुनिया को देखेंगे तो दुनिया भर के जो देशों ने अपनी अपनी इकोनॉमी में इकोनॉमिक सिस्टम्स अपना रखे हैं, वो ज़्यादातर आपको मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम्स दिखेंगे। मिक्स इकोनॉमी का सिस्टम उन्होंने अपना रखा है। उन्होंने कोई फीचर सोशलिज्म का उठा लिया, कोई फीचर जो है कैपिटलिज्म का उठा लिया, कोई यहाँ पे फ्री मार्केट का उठा लिया, कोई प्लान्ड इकोनॉमी का उठा लिया। तो इन तमाम फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए सब ने अपने इकोनॉमिक सिस्टम्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप भी किया है। तो इनके बारे में हम इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे, और वैसे हमने सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इनका कंपैरिजन देखा था कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में क्या की डिफरेंसेस हैं, क्या इनके की फीचर्स हैं, क्या इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो वो भी वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छे से पता चलेगा कि इन तीनों सिस्टम्स में, जो कि सामान्यतः एक दूसरे के अपोज हैं, उनमें क्या डिफरेंस आपको नजर आता है। यहाँ पे मैं मेनली बात कर रहा हूँ कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोज्ड है, अपोजिशन में है। तो इनकी हम बात कर चुके हैं। अब हमारा मेन फोकस होगा कैपिटलिज्म के बारे में। कैपिटलिज्म क्या होता है, पहले इसके मीनिंग समझते हैं, तो उसके बाद इसके कुछ की फीचर्स, इसकी कितने टाइप्स के कैपिटलिज्म होते हैं, इनके जो प्रोज और कॉन्स क्या हैं, इतिहास क्या है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ऑर्डर है जहां पे प्राइवेट ओनरशिप होती है। सबसे बड़ी बात, प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट बिजनेसमैन को, चाहे वो बिजनेसमैन एक हो, चाहे वो एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर बिजनेस को बहुत सारे लोग ओन करते हों। तो मतलब जैसे कि एक कंपनी है, मान लीजिए एक्स, तो इसका मालिक एक भी हो सकता है और इसके 10 मालिक भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने शेयर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हों। तो ये 10 लोग या एक आदमी जो है वो इस पूरी कंपनी का मालिक होता है। इस कंपनी के अंदर जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी सर्विसेज एंड गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, वो किसकी होंगी, वो इन कंपनी के ओनर्स की होंगी। इनको कैपिटलिस्ट कहा जाता है। हालांकि इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर की जाएंगी, प्रोड्यूस की जाएंगी, उसको कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। उसको कौन करते हैं? बहुत सारे वर्कर्स, टेक्नीशियंस और बहुत सारा स्टाफ उसके लिए काम करता है, लेबर उनके लिए काम करता है। तो ये कंपनी के मालिक क्या करते हैं, वर्कर्स को हायर करते हैं एक पर्टिकुलर वेज के ऊपर, पैसा उनको मिलता है, सैलरी उनको मिलती है। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे, जब पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और जो गुड्स निकल के आते हैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग के बाद, तो उस गुड्स के ऊपर सिर्फ मालिकाना अधिकार जो है वो इस कंपनी के मालिक को मिलता है। उस लेबर ने, जिसने यहाँ पे काम किया, अपनी मेहनत की, अपना पसीना बहाया, उसको
उसकी सर्विस के बाद सिर्फ सैलरी उसके हाथ में मिलती है, उसको किसी भी तरीके का उस गुड्स के ऊपर अधिकार नहीं मिलता। ना तो वो गुड्स के ऊपर वो किसी तरीके का डिसीजन ले सकता है कि वो मार्केट में कितने रुपए का बिकेगा, या फिर वो जो गुड्स एंड सर्विस है उसका उसके पास कितना रहेगा, उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म जो कैपिटलिज्म का जो एक की फीचर है वो ये है। हालांकि जब मिक्स इकोनॉमी में होता है तो कई बार आपको होता है, देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको कुछ शेयर मिल जाते हैं उस कंपनी के अंदर, लेकिन वो एक अलग तरीके का प्रोसीजर हो गया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की, हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म की यहाँ पे बात करेंगे और उसके ही की फीचर्स की बात करेंगे। तो कैपिटलिज्म के अंदर आपको बेसिकली ये दिखेगा कि प्राइवेट ओनरशिप होगी। प्राइवेट ओनर्स जो होंगे, कैपिटलिस्ट जो होंगे, वो बिजनेस को ऑन करेंगे, अपने अंडर जो हैं वर्कर्स को हायर करेंगे, उनको सैलरी देंगे। उन वर्कर्स का काम होगा कि वो प्रोडक्शन के दौरान काम करें, प्रोडक्ट को तैयार करें, लेकिन जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद उन लेबर्स का, उन वर्कर्स का उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, उनको सिर्फ सैलरी मिलेगी। और वो जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसको वो कैपिटलिस्ट जो हैं मार्केट में मन चाहे दामों पे बेच सकते हैं, जितना चाहे प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट और वो गुड्स पे सिर्फ और सिर्फ अधिकार उन्हीं का होगा। ये कैपिटलिज्म का मेन जो है की फीचर है। अब कैपिटलिज्म जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है कि कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ जो है कब बनाई जाएगी, जब उसकी डिमांड होगी। कितने मार्केट में फ़ोन आएंगे, कितने लैपटॉप आएंगे, कितनी क्या चीज़ कारें बनेंगी, ये मार्केट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक मार्केट इकोनॉमी के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। दूसरी तरफ एक कमांड इकोनॉमी होती है जिसमें सेंट्रल प्लानिंग होती है। एक स्टेट या एक जो पूरा स्टेट है, जो भी चल रहा है स्टेट, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये प्लान करती है कि हमें इस साल में इतना प्रोडक्शन करना है। मान लीजिए किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन वो कर रहे हैं तो हमें इतना प्रोडक्शन करना है। वो ये नहीं देखते कि कितनी डिमांड होगी, कितनी हमें कितना बिकेगा, क्या होगा। हालांकि ये कई बार अनएफिशिएंट हो जाता है कि एक्स्ट्रा बन गई चीज़ें, एक्स्ट्रा मार्केट में जो है प्रोडक्शन हो गया या कम रह गया। लेकिन यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है कैपिटलिज्म, जो कि अपनी डिमांड के हिसाब से चीज़ें बनती हैं, उतना ही डिमांड एंड सप्लाई चीज़ें चेन के हिसाब से चलती हैं। डिमांड एंड सप्लाई का भी आपने पढ़ा ही होगा, एडम स्मिथ की जो थ्योरीज हैं, थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया होगा। मैंने एडम स्मिथ की बायोग्राफी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अगर बात करें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्री कैपिटलिज्म की, तो वो फ्री मार्केट में काम करता है। फ्री मार्केट में, जिसको लेजी फेरे कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। लेजी फेरे एक फ्रांस के कैपिटलिस्ट फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने कैपिटलिज्म के आइडियाज़ के ऊपर काफ़ी काम किया। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो मार्केट में जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से अनरिस्ट्रेंड होनी चाहिए। प्राइवेट इंडिविजुअल्स को किसी भी तरीके के कंट्रोल में नहीं रखना है, प्रतिबंधित नहीं रखना है। वो जो चाहें, जहाँ चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो चाहें वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ चाहें उसको सेल कर सकते हैं, और जो चाहें उस अपने गुड्स की, अपने प्रोडक्ट की जो है प्राइस वसूल सकते हैं। तो ये एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है। मान लीजिए एक देश है जहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म चल रहा है, ये लेजी फेयर कैपिटलिज्म इसको कहा जाता है। जो व्यक्ति था जिसने इस चीज़ की धारणा दी, उसी के ऊपर उनका नाम पड़ गया। तो यहाँ पे फ्री मार्केट है, पूरी तरह से फ्री है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी आदमी कुछ भी प्रोड्यूस करेगा, कुछ भी बेचेगा, कहाँ बेचना चाहता है वहाँ पे बेचेगा। उस पर ना तो कोई तरीके के टैरिफ बैरियर होंगे, ना किसी तरीके का वहाँ पे और बैरियर होगा कि इसको इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते, ना उनके ऊपर कोई और तरीके के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि आज के समय अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में मिक्स इकोनॉमी जो है सिस्टम को अपनाया गया है, मिक्स कैपिटलिस्ट सिस्टम्स ज़्यादातर अपनाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सरकारें कुछ स्तर पे रेगुलेशंस लगाती है बिजनेस के ऊपर। कुछ बिजनेस में लाइसेंस लेना पड़ता है, कुछ में परमिशंस लेनी पड़ती हैं, सबको उनके लाइसेंस भी नहीं मिलते। कितना प्रोडक्शन हो सकता है उसकी बात करते हैं, कितना मतलब बाहर से कोई चीज़ मार्केट में कितनी आएगी, कितनी बाहर जाएगी, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे तय की जाती हैं। तो ये थोड़ा सा मिक्स कैपिटलिस्ट सिस्टम आजकल चलता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म इतना नहीं चलता है। ठीक है, अब कैपिटलिज्म को अगर आप समझते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्लान्ड इकोनॉमी की बात आती है, जो कि सेंट्रल अथॉरिटीज तय करती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक
इस तरीके के सिस्टम से चीज़ों को तैयार किया जाता है जिसमें सोशलिज्म और फ्यूडलिज्म जैसे पुराने सिस्टम्स थे। फ्यूडलिज्म पहले होता था, अब तो नहीं। सोशलिज्म तो अभी भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा। सोशलिज्म के जो चीज़ें हैं वो हर एक इकोनॉमिक में आपको, इकोनॉमिक सिस्टम में दुनिया भर में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सोशलिस्ट फीचर्स जो है वो हर एक सरकार, हर एक जो प्लानिंग है वो उसमें, सेंट्रल प्लानिंग है वो उसमें रखती है, क्योंकि समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको आगे लाने के लिए सोशलिस्ट अप्रोच को भी अपनाना पड़ता है। लेकिन पहले फ्यूडलिज्म भी था। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लान्ड इकोनॉमी चलती है और यहाँ पे जो है सेंट्रलाइज होती हैं चीज़ें, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या फिर जो उसकी जो स्टेट है वो तय करता है कि क्या चीज़ें किस तरह से बनी जाएंगी और इकोनॉमिक डिसीजंस वो लेते हैं। लेकिन अगर कैपिटलिज्म के अंदर की बात करें तो वहाँ पे सारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है और इंडिविजुअल्स को अधिकार मिल जाते हैं कि एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए वो कंपनी चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, तो उसके पास अधिकार है कि वो अपनी बिजनेस को किस तरह से चलाना चाहता है, किस तरह से ग्रो करना चाहता है, किस तरीके के इकोनॉमिक डिसीजंस वो लेना चाहता है। तो काफ़ी सारी उसको स्वायत्तता, छूट उसको मिल जाती है। और डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा कॉम्पिटिटिवनेस भी रहती है कि मार्केट में सेम तरीके के प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे होती है। उसके अलावा वॉलेंटरली डिसीजंस भी लोग ले सकते हैं कि कौन से बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करना है, कौन से बिजनेस में उसको जाना है, कौन सा प्रोडक्ट जो है उसको बनाना है, उसके अलावा कौन सा प्रोडक्ट कितने दामों में बिकेगा। तो इस तरीके की चीज़ें वो यहाँ पे डिसीजंस आपको देखने को मिलते हैं कैपिटलिज्म के अंदर, ठीक है। तो मेनली तो इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर अगर कैपिटलिज्म की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसी के ऊपर मेनली हमारा फोकस रहेगा। ओके। उसके अलावा अगर आप बात करें मीन ऑफ प्रोडक्शन की कैपिटलिज्म के अंदर, तो जहाँ पे मीन ऑफ प्रोडक्शन में जैसे चाहे फैक्ट्रीज की बात कर लो, टूल्स की बात कर लो, मशीन्स की बात कर लो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं? कैपिटलिस्ट के द्वारा, जो उस बिजनेस को ओन करता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत सारे लोग हों, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलरली ओन करते हैं, उन्हीं के पास ये अधिकार रहेंगे। अब कैपिटलिस्ट वर्कर्स को हायर कर लेंगे। प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करेंगे? वो लेबर करेंगे, वर्कर्स करेंगे, टेक्नीशियंस करेंगे। ये कैपिटलिस्ट जो हैं ये मेनली इन्वेस्ट करते हैं, पैसा देते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ज़मीन है, यहाँ पे मैं आपको सामान ला के दूंगा, मशीनें ला के दूंगा, पैसा दूंगा, आपको सैलरी दूंगा और आप सभी को मिलके काम करना है। तो मेहनत सबसे ज़्यादा यहाँ पे करते हैं वर्कर्स, चाहे वो लेबर वर्कर हों, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, स्किलफुल वर्कर्स हों, ये सब लोग इनके पास काम करते हैं। लेकिन एंड ऑफ प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसके बाद इन वर्कर्स का, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी, इनका उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। ये उस प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोडक्ट इन्होंने किसके लिए बनाया है? उस कैपिटलिस्ट के लिए बनाया है जिसने इनको सैलरी देके काम करवाया। एक तरह से ये मजदूरों की तरह उसमें काम करते हैं और इनका काम है वहाँ पे काम करना। उस प्रोडक्ट को किस तरह से बेचा जाएगा, कहाँ बेचा जाएगा, कितनी उसकी प्राइस होगी, ये सब तय ये नहीं कर सकते, इनके पास ये अधिकार नहीं होता है। ये कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा बेसिक फंडामेंटल जो है की फीचर है। अब इसके अंदर जो है प्राइवेट ओनरशिप होती है। प्राइवेट ओनरशिप सबसे पहले प्रॉपर्टी की। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और पहले 7 हुआ करते थे। तो जो 7वां फंडामेंटल राइट था वो क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। उसको कब हटाया गया, कौन से संविधान संशोधन में हटाया गया, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो के जिसने सही राइट आंसर दिया उसको मैं लाइक करूँगा कमेंट को, ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिद्धांत होता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो सिद्धांत जॉन लॉक की थ्योरी में दिया गया। जॉन लॉक एक लिबरल, बहुत बड़े लिबरल फिलोसोफर हुए हैं वेस्टर्न हिस्ट्री में, वेस्टर्न फिलोसॉफी में। मैंने इनकी बायोग्राफी भी कवर कराई थी, इनके बारे में काफ़ी कुछ बताया था, इनकी फिलोसॉफिकल आइडियाज़ के बारे में। तो इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो भी आदमी है, जो भी इंसान है, वो क्या करता है? जो अपनी लेबर को मिक्स करके अनक्लेम्ड रिसोर्सेज को क्लेम करता है और उसकी ओनरशिप को वो क्लेम करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे जिस ज़मीन पे हम लोग रहते हैं आज के समय, जिस ज़मीन को, जिस प्रॉपर्टी को हम ओन करते हैं, जिस ज़मीन के अंदर मान लीजिए ऊपर हम रहते हैं, जिसको आज हम हमारी प्रॉपर्टी कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पूर्वज या हम उस ज़मीन के ऊपर उगे हैं, ऐसा तो है नहीं। उस प्रॉपर्टी पे, उस ज़मीन पे आकर कभी ना कभी तो हमने आके डेरा डाला ही होगा। तो उस ज़मीन के ऊपर हमारे पूर्वजों ने काफ़ी लंबे समय तक मेहनत की, उसके बाद उनकी ओनरशिप उनको मिल गई। ये हुआ ना।
तो बेसिकली शुरुआत से ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते आ रहे हैं। उस जगह पे वो जाके वैसे परमानेंट सेटलमेंट कर लिया, उस जगह पे उन्होंने खेती की, यहाँ पे वहाँ पे जो भी उन्होंने मजदूरी मेहनत करनी थी वो की, और काफ़ी लंबे सैकड़ों सालों से कई लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो उनके बाद वो ज़मीनें और वो जो जगह है, वो जो रिसोर्सेज है वो उनके हो गए। इसी तरह से आज भी होती है चीज़ें। हालांकि आज ज़मीन जो है वो कहीं पे आपको अनक्लेम्ड ज़मीन मिलेगी नहीं, या तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी या फिर स्टेट ओन ज़मीन होगी वो। लेकिन कई जगह, जैसे मान लीजिए कोई नया आयरलैंड आपने खोज लिया और वो किसी का नहीं है, अभी तक उसको क्लेम नहीं किया गया, तो वो आयरलैंड आपका हो जाएगा। ये बात पता ही है आपको, इंटरनेशनल लॉज है। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, समुद्र के अंदर आपने कोई छोटा आयरलैंड खोज दिया तो वो आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस अनक्लेम्ड रिसोर्स की खोज करी है, उसके ऊपर आप जाके फिर मेहनत करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं, तो उसके बाद वो चीज़ आपकी हो जाती है। और ये जो रिसोर्स एक बार आपका हो गया, तो उसको आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे? या तो आप उसको बेच दें, या फिर आप उसको वॉलेंटरली किसी दूसरी चीज़ के बदले एक्सचेंज कर लें, या किसी को गिफ्ट कर दें, या इनहेरिटेंस के थ्रू आपके पिता से आपको मिल गई, आपसे थ्रू आपकी अगली जनरेशन में चली जाएगी, तो वो इनहेरिटेंस के थ्रू जो है वो प्रॉपर्टी, वो जो रिसोर्स है वो अगली पीढ़ी तक पहुंच गया। या फिर आपने उस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से छोड़ दिया और आप वहाँ से शिफ्ट हो गए, चले गए, कहीं और चले गए, किसी भी रीजन से चले गए, माइग्रेशन कर लिया, तो उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी एक लंबे समय तक अनक्लेम्ड रहेगी, तो कोई दूसरा व्यक्ति आके वहाँ पे आएगा, वहाँ पे रुकेगा, वहाँ पे मेहनत करेगा, और उस ज़मीन को, उस रिसोर्स को, किसी भी तरीके का वो रिसोर्स हो, मेनली लैंड की ही बात होती है, तो वो लैंड जो है उसका क्लेम उसके पास चला जाएगा, उसके बाद वो उसका हो जाएगा। तो ये चीज़ होती ही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ होती रही है। हालांकि अब ये चीज़ जो है वो इतनी होती नहीं है, क्योंकि अब जो है दुनिया बहुत बदल चुकी है और दुनिया भर के लगभग सारे रिसोर्सेज को क्लेम किया जा चुका है, तो इसलिए अब ये चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन पहले ऐसा ही होता था। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो सिस्टम है, आपने सुना होगा कि प्राइवेटाइजेशन होता है। जो लोग प्राइवेटाइजेशन के समर्थक हैं वो मेनली ये क्या कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो एफिशिएंट हो जाता है, प्रमोट एफिशिएंसी उससे बढ़ती है। क्यों होती है ऐसा? कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी रिसोर्स को ओन करता है, उसको प्राइवेटाइज करता है, मान लीजिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करता है, तो चीज़ें उस पर्टिकुलर रिसोर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक वो अपनत्व आ जाता है कि उसके पास उसकी ओनरशिप हो जाती है, उसके ऊपर मेहनत करता है, उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की पूरी कोशिश करता है कि उसकी प्रॉपर्टी को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को किस तरह से उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सके। तो जब उस रिसोर्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए जब वो उस पर मेहनत करता है, तो उसकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली बढ़ती है। तो इस तरह से चीज़ें जो है बढ़ती हैं, और उससे क्या है, मार्केट को भी फ़ायदा होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज के बढ़ने से, अगर कोई अनक्लेम्ड रिसोर्स है और उसका कोई यूज़ नहीं है, आज किसी ने उसके ऊपर काम किया, उसने वहाँ से फ़ायदा उठाया, वो चला गया, किसी दूसरे ने काम किया, वो भी चला गया, तो उस प्रॉपर्टी को, उस रिसोर्स को किस तरह से मेंटेन करना है, उसका वेलफेयर कैसे करना है, उसको बेहतर कैसे बनाना है, उसकी वैल्यू को इंप्रूव कैसे करना है, इस पे काम कोई नहीं करेगा। लेकिन वो प्रॉपर्टी अगर आपकी हो गई, तो आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे और सोचेंगे कि किस तरह से इसको वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। इसीलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो सिद्धांत है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, ये कैपिटलिज्म में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और इसके लिए रूल रेगुलेशंस बनाए गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब अलग अलग जगहों पे सरकारों ने, वहाँ की हुकूमतों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो लोगों को दिए धीरे धीरे। क्योंकि शुरुआत में देखिए चीज़ें बदलती गई हैं। अगर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में अगर आप देखें तो चीज़ें क्या होती हैं, पहले किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, फिर लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके चले गए, वहाँ पे जाके रहने लग गए, उनकी वो प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन शुरुआत में लोग जो हैं वो नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, माइग्रेट करते रहते थे। तो आज किसी की प्रॉपर्टी है और 50 साल बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला गया, कोई दूसरा वहाँ पे आके बस गया, उसकी हो गई, फिर वो चला गया, किसी और की हो गई। लेकिन बाद में परमानेंट सेटलमेंट होने लग गए, एग्रीकल्चरल जो है इकोनॉमीज बन गई, एग्रेरियन सोसाइटीज़ बन गई, लोग एक जगह सेटल होने लग गए, उनकी ज़मीनें उनके पास रहने लग गई। कई सभ्यताएं उसके बाद उनका पतन हो गया, तो वो जो है उस प्रॉपर्टी, वहाँ पे नई सभ्यता आई, उसके पास आ गई। उसके बाद क्या है, किंगमैनशिप आ गई, मतलब जब राजा रजवाड़े बने तो राजाओं ने पूरी प्रॉपर्टी को, जो क्षेत्र में वो रूल करते थे, वो स्टेट ओनरशिप दे दी कि ये पूरी ज़मीनें जो हैं वो स्टेट की होंगी, मतलब राजतंत्र की होंगी।
तो इस तरह से हो गई। फिर उसके बाद चीज़ें बदल गई, फिर फ्यूडलिज्म के सिद्धांत आए अगर यूरोप की बात करें, और ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्यूडलिज्म अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे रहा ही है। फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद, कि सामंतों के पास राजा ने क्या कहा कि अपना वैसाल बना दिया एक लॉर्ड को, उसको कहा कि ये प्रॉपर्टी तुम ओन करोगे और इसमें जो है अपने नीचे किसानों से काम करवाओ, और वो किसान जो हैं क्या करेंगे, बेसिकली तुम्हें टैक्स देंगे और तुम्हारे अंडर काम करेंगे। लेकिन वो जमीन अल्टीमेटली है किसकी, वो स्टेट की है, यानी राजा की है, इस तरह से। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जहाँ पे जो लोग काम करते थे उनको धीरे धीरे उनकी प्रॉपर्टी उनको दे दी गई और प्राइवेट ओनरशिप के सिद्धांत आने लग गए। ये चीज़ें हो रही थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म के अंदर ये जो चीज़ है प्राइवेट राइट, प्रॉपर्टी राइट का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो यहाँ पे ट्रेजडी ऑफ कॉमन्स हो जाएगी। ट्रेजडी ऑफ कॉमन्स क्या है, बेसिकली ये है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर जमीन है, मान लीजिए लैंड ही मानिए, यहाँ पे लैंड पे ही हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने आके काम किया, एक आदमी ने काम किया, ए ने, लेकिन ये जमीन इसकी नहीं है। इसने यहाँ पे मुनाफा कमाया, यहाँ पे खेती की, इसको पता है कि इस साल मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूँ, अगले साल ये जमीन मेरी रहेगी या नहीं मुझे नहीं पता। अगले साल यहाँ पे बी ने काम कर लिया, बी को मिल गई ये जमीन, रेंट पे मिल गई मान लीजिए, और वो उसने काम किया, इसको भी पता है कि ये जमीन इसकी नहीं है। अगले साल सी ने किया, सबने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे फायदा उठाया। लेकिन जो है इस जमीन को बेहतर बनाने के लिए किसी ने इसके ऊपर ना तो री इन्वेस्ट किया, ना इस रिसोर्स को बेहतर बनाने के लिए, इसकी वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे किसी ने एक्स्ट्रा मेहनत करी कि इसको बेहतर बनाया जा सके। हाँ, उन्होंने जब जब जितने समय के लिए उनके पास थी तब उसके ऊपर मेहनत करी कि ठीक है अभी जब तक मेरी है तब तक मैं इस पे मेहनत करता हूँ और मैं इसमें बेनिफिट कमाता हूँ। तो उनका मेन मोटिव रहा कि जब तक मैं हूं तब तक मुझे बेनिफिट होना चाहिए, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उनको कोई मतलब नहीं। तो इससे क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी वैल्यू जो है वो इवेल्युएट नहीं होती है, और वैल्यू इवेल्युएट नहीं होती। ये एक जर्नल सेंस में भी इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ कैपिटलिज्म के बारे में मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि उस इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उसके रिसोर्सेज को इवेल्युएट होना, उनकी वैल्यू इंक्रीज होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगी जब तक कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन नहीं करेंगे, ठीक है। तो और या फिर स्टेट को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर उस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक स्टेट है तो वो स्टेट जो है वो मेहनत करे और मेहनत करवाए लोगों से उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अगर कैपिटलिज्म जहाँ पे सिद्धांत ही ये है कि आपको प्राइवेट कैपिटलिज्म, आपको बेसिकली ये है कि कैपिटलिस्ट को ये पावर मिलेगी कि वो जो है अपनी प्रॉपर्टी को बेहतर कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तभी तो कैपिटलिस्ट जो हैं वहाँ पे अपना बिजनेस जो है उसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे, और इस्टेब्लिश करने के बाद उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर पाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे अपने इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाएंगे। ये चीज़ें होंगी। अब अगर हिस्ट्री और ओरिजिन की बात करें कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म एकदम सर्टेन किसी एक दिन नहीं है कि ओवर द टाइम अचानक से किसी ने कहा कि चलो भाई कैपिटलिज्म का रास्ता अपनाते हैं। कैपिटलिज्म का भी डेवलपमेंट हुआ और एक दिन में नहीं हुआ कि आज ओरिजिन हुआ। तो ये तो एक डिबेट रहेगी कि किस समय पे ओरिजिनेट हुआ, अलग अलग सिद्धांत है। कोई कहता है कि ट्रेड के अंदर कैपिटलिज्म जो है पहले शुरू हुआ, वो एक उस तरीके की थ्योरी दी जाती है। एक कही जाती है कि एग्रीकल्चर में सबसे पहले कैपिटलिज्म के राइज हुआ, कि पहले फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम से जो है आगे चल के ट्रांजिशन हुआ कैपिटलिज्म की तरफ। तो अलग अलग यहाँ पे थ्योरीज दी जाती हैं, लेकिन जो मेन है, जो हमारा फोकस रहेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं कि बेसिक कैसे कैपिटलिज्म का राइज रहा और क्या इसका इतिहास रहा है। तो अगर बात करें कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म बहुत पुराना नहीं है। 17वीं 18वीं शताब्दी से कैपिटलिज्म जो है वो चलता आ रहा है। उससे पहले भी बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम तो थे ही। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ उसके बाद से मेनली जो है उसके पैरेलली ही कैपिटलिज्म की शुरुआत हो गई। तो मेनली औद्योगिक क्रांति जो हुई है उसके समकालीन रहा है कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट धीरे धीरे करके। उस समय कैपिटलिज्म की धारणाएं जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुई। इससे पहले जो हैं, अगर कैपिटलिज्म से पहले की बात करें, यूरोप में मेनली फ्यूडलिज्म और मर्केंटिलिज्म का सिद्धांत चलता आ रहा था। फ्यूडलिज्म क्या होता है इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। मर्केंटिलिज्म भी अभी आपको समझाऊंगा, थोड़ा आपको यहाँ पे फ्यूडलिज्म के बारे में भी बताता हूँ। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्यूडलिज्म या सामंतवाद यूरोप में किस तरह से था, किस तरह से वहाँ पे चीज़ें चल रही थी, और सोशल हायरार्की कैसे चल रही थी। तो इस पिरामिड के थ्रू ही आप फ्यूडल सोसाइटी को समझिए यूरोप की, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे ऊपर पिरामिड में जो सबसे ऊपर होते थे वो थे किंग और चर्च, क्योंकि चर्च का इन्फ्लुएंस होता था। वैसे किंग तो ऑनर होता था स्टेट का, एक तरह से स्टेट को पूरा वही चलाता था, सबसे बड़ी अथॉरिटी वही था।
किंग या जो क्वीन है वो। चर्च का इन्फ्लुएंस होता था, चर्च के जो लोग थे उनको क्लर्जी कहा जाता था। और यहाँ पे किंग और किंग के जो नोबल्स थे उनको क्या कहा जाता था, नोबल्स कहा जाता था। तो अब यहाँ पे एक सिस्टम चलता था फ्यूडलिज्म का। इसमें क्या होता था, किंग जो है, जो राजा है, वो अपने अंडर जो है कुछ नोबल्स को वैसाल की तरह नियुक्त करता था। ये नोबल्स क्या करते थे, इन नोबल्स को किस चीज के लिए नियुक्त किया जाता था कि जो पूरा स्टेट है उसके अंदर जो लैंड है, वो पूरी लैंड जो है वो अलग अलग नोबल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी कि एक को दे दिया, दो को दे दिया। इतनी बड़ी जमीन है तो यहाँ पे 10 फ्यूडल लॉर्ड्स बना दिए, और ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या हैं, इनको जमीन दे दी, और उस पर्टिकुलर जमीन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको ये इस्तेमाल करेंगे, और राजा को एंड ऑफ द डे क्या देंगे, टैक्स देंगे। और जब जब जरूरत पड़ेगी ये नोबल्स जो हैं वो राजा को प्रति अपना जो एक तरह से दायित्व है वो निभाएंगे। जब सेना की जरूरत होगी तो सेना लेके आएंगे। और ये जो नोबल्स हैं, ये जमीन जो है ये राजा ने इन नोबल्स को जो है एक तरह से रेंट पे दे रखी है, किराए पे दे रखी है। ये जमीन इनके मालिक नहीं है अभी भी, अल्टीमेटली इसका मालिक तो राजा ही है। लेकिन ये नोबल्स जो हैं, ये वैसाल जो हैं, इस जमीन का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते थे। अपने अंडर जो हैं ये कुछ टीनेट वसाल्स को इस्तेमाल अपॉइंट करते थे, जो और छोटे लॉर्ड्स थे उनको, और वो भी बहुत सारे लोग होते थे। और ये लोग जो हैं ये सीधा किसानों के साथ जो है ये रिलेशनशिप रखते थे। ये छोटे किसानों को क्या करते थे, जमीन जो है रेंट पे देते थे और कहते थे यहाँ पे आप खेती करो, उसके बदले आपको एक तो प्रोटेक्शन दिया जाएगा, प्रोटेक्शन बाहरी आक्रमणों से और खुद से भी ऑब्वियसली, और साथ ही यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा उसका कुछ हिस्सा जो है वो किसान रख सकते हैं, कुछ हिस्सा जो है उसके टैक्स के तौर पे, उसके रेंट के तौर पे इन टेनेट्स को मिलेगा। ये टेनेट्स उसमें से ऊपर नोबल्स को देंगे, नोबल्स ऊपर इसमें से जो है राजा को देंगे, और कुछ हिस्सा चर्च को भी दिया जाएगा। तो ये जो है फ्यूडलिज्म में चलता था, सामंतवाद का जो सिस्टम था उसमें चलता था। इसमें ये एक सोशल हायरार्की बन जाती थी। इसमें सबसे नीचे जो हैं किसान होते थे। किसान भी दो तरीके के थे, एक तो फ्री किसान, फ्री मैन किसान जो थे, अपनी मर्जी से जाके ज़मीन को लेते थे कि हाँ मुझे, एक नोबल के पास गए, मुझे ज़मीन चाहिए, यहाँ पे मैं खेती करूँगा, खेती करने के बदले आपको सर्विस भी दूंगा। बेसिकली जब ज़रूरत होगी तो आपके पास सर्विस के लिए अवेलेबल होऊंगा, चाहे आप मुझे कहो कि युद्ध में चलना है तो युद्ध में चलूंगा, और बदले में आपको रेंट भी दूंगा। तो ये तो फ्री किसान थे, अपनी फ्री विल से जाते थे। एक सर्फ भी होते थे। सर्फ्स जो होते थे वो ऐसे होते थे जिनको दास बना के, गुलाम बना के बाकायदा ये जो टेनेट वैसाल्स हैं ये यहाँ पे ज़बरदस्ती अपने लैंड्स में, अपनी फील्ड्स में काम करवाते थे। तो ये फ्यूडल सोसाइटी इस तरह से काम करती थी मेडाइवल यूरोप में। इसके बाद इसका ट्रांजिशन कैपिटलिज्म के में कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। तो फ्यूडलिज्म जो है मेडाइवल यूरोप में 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में मेनली चलता है। ये इसका मेन टाइम था, हालांकि पहले से था थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगहों पे, और अलग अलग जगहों पे यूरोप के अलग देशों में अगर देखें तो अलग अलग तरीके का फ्यूडलिज्म आपको देखने को मिलता है। तो उसके बाद फ्यूडलिज्म का अंत हुआ। अंत होते होते 15वीं शताब्दी आ गई। फ्यूडलिज्म की अंत जो है 13वीं-14वीं शताब्दी में शुरू हो गया था, जब रेनेसां का दौर था यूरोप में, जब यूरोप के इंटेलेक्चुअल्स ने ये कहा कि देखिए पिछले कुछ हजार सालों से हमारा पतन हो रहा है। 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं-14वीं शताब्दी तक का जो पीरियड है उसको इन्होंने कहा कि ये तो डार्क एज है यूरोप की, यहाँ पे तो धर्म ने है एक तरह से पूरा कंट्रोल कर रखा है, और हमारा ना तो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, ना आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, ना फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें इन्होंने कही, और रेनेसां का दौर आया। और रेनेसां के बारे में मैंने आपको सेपरेट वीडियो में पढ़ाया कि उस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, बहुत कुछ हुआ उस दौरान। तो लोग जो है समझदार भी हुए, और उन्होंने सोचा कि ये समझ में आया उनको कि ये फ्यूडलिज्म जो है ये तो गलत चीज़ है। ये फ्यूडलिज्म में तो नीचे के लोगों का, जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसान, उनका तो शोषण हो रहा है। ऊपर फ्यूडल लॉर्ड्स और ये जो वैसाल्स हैं, जो चाहे वो टेनेंट वैसाल्स हों चाहे वो सोवरेन वैसाल हो, ये तो फ्री बैठे यहाँ पे ज़मीनों का अधिग्रहण करके और हमसे पैसा ले रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है चीज़ें बदली, और यहाँ पे फ्यूडलिज्म का अंत होना शुरू हो गया, लेकिन वहाँ पे ट्रांजिशन होना शुरू हुआ कैपिटलिज्म की तरफ। अब कैपिटलिज्म में, फ्यूडलिज्म में जो कमियां थी बहुत सारी, वो कमियां नहीं थी, लेकिन कैपिटलिज्म की अपनी चुनौतियां थी, अपनी कमियां थी, और वो किस तरह से थी उसकी हम बात करेंगे। उनका ट्रांजिशन कैसे हुआ, ट्रांजिशन क्यों हुआ कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ कैसे ट्रांजिशन हुआ। क्योंकि शुरुआती समय पे अगर बात करें फ्यूडलिज्म के, तो ज़्यादातर जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो ग्रामीण थी, रूरल सोसाइटी ज़्यादा थी, अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम थी।
तकरीबन 10-12% पॉपुलेशन थी अगर बात करें 10वीं-11वीं शताब्दी तक। लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या है, जब रेनेसां का दौर आया, यहाँ पे आगे चल के साइंटिफिक डेवलपमेंट होने लग गए, थोड़ा थोड़ा अर्बनाइजेशन होना लग गया, ट्रेड भी जो है ट्रेड और इंडस्ट्री जो है वो पॉपुलर होने लग गए। तो उसके बाद जो है ये पता लगने लग गया कि सिर्फ खेती पे, एग्रीकल्चर सोसाइटी पे ही लोगों का जीवन अब जो है वो डिपेंडेंट नहीं था। अब वो ट्रेड भी करने लग गए, इंडस्ट्रीज भी थोड़ी थोड़ी राइज होने लग गई थी, और उसके बाद जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो शिफ्ट हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपनी शुरुआती फेज में था और उसके बाद जब उसका डेवलपमेंट होने लग गया। तो फ्यूडलिज्म के अंदर सोसाइटी जो है वो बटी हुई थी। सोसाइटी कैसे बटी हुई थी आपको पता है, जैसे मैंने बताया था अभी, किंग, फिर उसके अंदर नीचे नोबल्स जो हैं, लॉर्ड्स होते थे। लॉर्ड्स भी पहले ऊपर सोवरेन होते थे, बड़े वैसाल होते थे, फिर उनके नीचे उनके अंडर काम करने वाले टेनेट वसाल्स होते थे। उसमें ज़्यादातर नाइट्स वगैरह, ये आर्मी के लीडर्स वगैरह होते थे, लेकिन सबसे नीचे जो है वो किसान होते थे जो मेहनत करते थे। तो इस तरह से चीज़ें चलती थी। तो सोसाइटी जो है वो बटी हुई थी। सोसाइटी एक, उसमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन और वर्कर्स क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था बेसिकली। लेकिन जब कैपिटलिज्म आया तो वहाँ पे भी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो अलग तरीके का हुआ। उसकी हम पहले उसकी ही बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसे हुआ कि जब पहले ये था आपका फ्यूडल सोसाइटी थी, तो इस तरह से चीज़ें थी। और जब कैपिटलिज्म आया तो कैपिटलिज्म ने चीज़ों को किस तरह से किया, कैपिटलिज्म ने सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज कर लिया, अब सोशल क्लासेस को। अब ओनरशिप ऑफ लैंड के आधार पे नहीं था यहाँ पे सोसाइटी का क्लास जो डिवीजन है वो, अब ओनरशिप ऑफ कैपिटल के ऊपर था। तो पहले आप देखिए कि पहले कैसे था कि जमीन किसकी है, सबसे बड़ा मालिक तो जमीन का यहाँ पे राजा है ना। उसके अलावा दूसरे नंबर पर कौन आ गए कि राजा ने अपने अंडर इन नोबल्स को अपॉइंट कर रखा है, ये वैसाल है तो इनकी जमीन है। ये क्या कहेंगे नीचे वालों को कि जमीन जिस पे तुम काम करवा रहे हो वो हमारी है। और इन टेनेट्स को जब ये जमीन इन्होंने दी और इन टेनेट्स ने नीचे किसानों को दी, तो किसान तो सबसे नीचे आ गया, जो उस जमीन पे काम कर रहा है उसके पास ओनरशिप तो है नहीं। तो ये तो लैंड ओनरशिप के आधार पर यहाँ पे समाज का बंटवारा हो रखा था। क्लास सोसाइटी का जो क्लास डिवीजन है वो लैंड ओनरशिप पे हो रखा था। लेकिन दूसरी तरफ ये पिरामिड ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो कि एक्चुअली एंटी कैपिटलिस्ट ने बनाया है एक्चुअली ये तो इसमें क्या होता है, कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म भी आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको क्लास डिवीजन भी समझ में आ जाता है। सबसे ऊपर तो यहाँ पे कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म यानी कि सबसे ऊपर तो है यहाँ पे पैसा सबसे बड़ा, रुपया, वो वाली बात है ना। तो सबसे ऊपर तो रुपया है, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाता है राजा, वी रूल यू। यहाँ पे राजा और नोबल्स जो भी लोग रूल करते थे, गवर्न करते थे, चाहे वो एम्परर हो, एम्प्रेस हो, या फिर उसके साथ के एकदम क्लोज मंत्री हो, तो जो रूल करते थे, ठीक है, गवर्नमेंट। उसके बाद आते थे जो चर्च, पादरी। हालांकि ये आप देख सकते हैं, इनको आप इनकी स्थिति को इनके नीचे रखें, इनके बराबर रखें, आपकी मर्जी है, तो वो चीज़ है, बराबर भी रख सकते हैं इनको। तो बेसिकली चर्च का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता था। हालांकि बाद में चर्च का प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद 15वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में धीरे धीरे डिक्रीज हो गया था इनका इन्फ्लुएंस, तो ये रिलीजन हो गया। उसके बाद वी शूट यू, यहाँ पे कौन हो गई है, आर्मी, जो कि मैनेज करेगी। राजा के खिलाफ किसी ने विरोध कर दिया या राजा को किसी भी तरीके से कोई क्षति पहुंचाना चाहता है स्टेट को, तो ये उसको शूट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर में आर्मी का काम फॉरेन इन्वेजन से नहीं, अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस पिरामिड में इसका संदर्भ ये है। उसके बाद आगे यहाँ पे वी ईट यू फॉर यू, ये कौन है, ये है कैपिटलिस्ट। एक्चुअली अगर आप कैपिटलिज्म के ओनली सोशल स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो इन सब को तो भूल जाओ, आप इनको छोड़ो। जो कैपिटलिज्म ने एक हायरार्की बनाई, एक सोशल डिवीजन बनाया, वो तो इन दोनों के बीच में बना। यहाँ पे कौन है, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स। तो कैपिटलिस्ट जो कि यहाँ पे आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, इनके पास पैसा है, ये बैठे हैं, दिख रहे हैं आपको रेस्टोरेंट में आराम से बैठे हैं, है ना, अच्छे कपड़े, अच्छे जीवन शैली इनकी दिख रही है आपको। नीचे जो है, सबसे नीचे जो दबे हुए लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इनकी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इनकी कंपनीज में काम कर रहे हैं, इनके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको सबसे कम मिल रहा है। क्यों? उनको सिर्फ सैलरी मिल रही है और वो सैलरी भी बहुत कम मिलती है। यहाँ पे कम मिलती थी, अभी भी आप देखेंगे तो जिन देशों में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे सैलरी कम मिलती है। क्यों? क्योंकि मिनिमम वेजेस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कुछ देशों में मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मिनिमम वेजेस का ही तो है ना वो कॉन्सेप्ट,
ये तो है नहीं कि कैपिटलिस्ट जितना पैसा कमा सकते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे कि एक कैपिटलिस्ट जो होता है वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन सभी कैपिटलिस्ट जो हैं वो स्किलफुल भी नहीं होते। किसी के पास सिर्फ कैपिटल है, पैसा है, पूंजी है, जिसको वो निवेश करके और जो है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना लेता है। सबसे कम मेहनत करके भी वो ताकतवर, वो इन सभी को रूल करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन मेहनत नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाले लोग जो हैं ये भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इनको इनकी मेहनत के अनुसार मिलता नहीं है। ये पिरामिड जो है ये बताता है, ये इसका क्रिटिसिज्म करता है। हालांकि ये बात ठीक है कि ये पिरामिड जो है ये बनता ही है। अगर सोसाइटी को सिर्फ कैपिटलिस्ट के एंगल से भी देखेंगे तो भी दो भाग तो इसने किए ही हैं। ऊपर हो गए कैपिटलिस्ट, ठीक है, और नीचे हो गए वर्कर्स, जिसमें कैपिटलिस्ट और नीचे वालों को प्लूटोरिएट कहा था, बुर्जुआसी और प्लूटोरिएट कहा था कार्ल मार्क्स ने, ध्यान आ गया होगा आपको। तो वो हो गई। तो दो तरीके से ये सोसाइटी को डिवीजन करता है, कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास के बीच में ये डिवीजन हो जाता है। ये चीज़ है, ये आप समझ गए ना। अब पीछे एक चीज़ रह गई थी, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये सोसाइटी का डिवीजन हुआ किसके हिसाब से? फ्यूडलिज्म के हिसाब से, और फिर कैपिटलिज्म के हिसाब से एक डिवीजन अलग तरीके से हो गया। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप के अंदर, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, तो वहाँ से क्या होती है, चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि लोगों का अब ध्यान जो है उन कंपनीज ने, उन फैक्ट्रियों ने आकर्षित किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बेसिकली क्या हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, मशीनीकरण हुआ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई, शहरीकरण हो गया। अर्बनाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि वो कंपनियां जो हैं, वो फैक्ट्रियां जो हैं वो शहरों में लग रही थी, वहाँ पे मास स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा था। पहले जो सारे काम हाथों से होते थे, जो लोग अपने घरों में कपड़ा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, अब वो बड़े स्केल पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होने लग गए और मशीनों से होने लग गए। अब मशीनों से होने लग गए तो उन मशीनों को ऑपरेट करने वाले लोग भी चाहिए, और उस समय की जो मशीनें थी उसमें ज़्यादा लोग चाहिए होती थी। अब जो मशीनें बनी हैं, अब जो मशीनें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं, उनमें और लेबर की कम आवश्यकता होती है, उनको ऑपरेट करने वाले लोग कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक हो गई हैं। लेकिन जब शुरुआत में मशीनें थी तो रोज़गार भी था और मास प्रोडक्शन भी हो रहा था। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे कि अब लेबर के लिए, काम के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ उस सिस्टम में नहीं रहना चाहते थे, फ्यूडल सिस्टम में भी ज़मीनों में काम करें, और उन फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर काम करके ज़मीन उनको मिल भी नहीं रही है और कम पैसा भी मिल रहा है, ज़्यादा बच भी नहीं रहा है। तो उससे क्या हुआ कि ये लोग जो हैं शहरों की तरफ आकर्षित हुए और फैक्ट्रीज में जाके इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें भी हो रही थी कि जगह देखिए, खेत में काम करने वाले लोग जो थे उसमें से कुछ लोग जो हैं उनका बड़ा परिवार था, तो वो सब लोग जो हैं वो अगर काम करें भी उस लैंड में, उस फील्ड में, तो वो कोई एफिशिएंट आउटपुट था नहीं। तो इसलिए उनके जो बेटे थे, बेटियां थी, वो जाके शहरों में काम करने लग गए और उन्होंने ट्रेड्स में काम करना शुरू कर दिया, इन मिल्स में काम करना शुरू कर दिया। इवन यहाँ पे चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के, यहाँ पे टाउन्स के डेवलपमेंट के नाम पे चाइल्ड लेबर भी बढ़ने लग गया। जो गरीब के बच्चे थे उनसे उनको काम करवाया जाता था शहरों में। इवन सर्फडम का भी पार्ट, जो जैसे सर्फडम होता था गाँव में, रूरल लाइफ में, जैसे सर्फडम में क्या था, लोगों को ज़बरदस्ती गुलाम बना के खेतों में काम करवाया जाता था, वैसा कुछ सिस्टम यहाँ पे शहरों की इकोनॉमी में भी था जब चाइल्ड लेबर करवाया जाता था। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसके मैंने आपको बताया था कि क्या क्या कुछ चीज़ें उस समय हो रही थी। तो उस दौरान जो है ये भी चीज़ें हो रही थी कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जो है सोसाइटी ट्रांजिशन उसका हो रहा था। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मर्केंटाइलिज्म एक और सिद्धांत था जो चल रहा था ट्रेड के अंदर मेनली। मर्केंटाइलिज्म बेसिकली क्या होता है? मर्केंटाइलिज्म 16वीं से 18वीं शताब्दी के अंदर एक इकोनॉमिक सिस्टम था जो चल रहा था यूरोप के अंदर। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि देखिए, हम सब जानते हैं कि इस वर्ल्ड की जो रिसोर्सेज हैं वो स्टैटिक हैं। रिसोर्सेज जो है नेचर में लिमिटेड ही होते हैं। अगर उन सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लेंगे तो द एंड ऑफ द डे सभी खत्म तो होंगे ही। तो इन्होंने क्या कहा, इसका प्रिंसिपल ये है कि इस वर्ल्ड की जो वेल्थ है वो स्टैटिक है। वेल्थ की बात हो रही है, रिसोर्स नहीं, वेल्थ जो है वो स्टैटिक है। और कॉन्सिक्वेंटली अगर किसी भी देश को पावरफुल बनना है, अपनी वेल्थ को ज़्यादा बड़ा करना है, अपनी नेशनल पावर को बढ़ाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? ट्रेड को रेगुलेट करना पड़ेगा। और रेगुलेट किस तरफ करना पड़ेगा? उनको अपने एक्सपोर्ट्स को तो बढ़ाना पड़ेगा और अपने इंपोर्ट्स को लिमिट में करना पड़ेगा। उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, जैसे टैरिफ बैरियर लगा दिए। और मान लीजिए दो देश हैं बराबर में, यहाँ पे हैं ए और बी। तो अगर ए ताकतवर बनना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो बी में बेचे, एक्सपोर्ट करे।
लेकिन बी से जो सामान ए में आता है उसको कम कर दे, उसको लिमिटाइज कर दे। लिमिट कैसे करेगा उसके ऊपर बहुत सारे जो है बैरियर लगा दो, टैरिफ बैरियर लगा दो, बहुत सारा टैक्स लगा दो, तो यहाँ पे आके वो सामान जो है वो महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो लोग जो है उसको कम खरीदेंगे, और देश के अंदर प्रोडक्शन जो हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है चीज़ें, उनको ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि अगर कोई ऐसा सामान है जो एक देश के अंदर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, वहाँ पे वो है ही नहीं, तो उसको बाहर से खरीदना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसको भी कम करना है। तो बेसिकली ये है कि आत्मनिर्भर बनना है, ये इसकी अगर आप चीज़ें देखें तो मर्केंटलिज्म की है, और हर कोई देश ये चाहता ही है, आज भी चाहता है। लेकिन आज ये चीज़ ऐसे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेड को रेगुलेट करते हैं, वो टैरिफ बैरियर्स को कम से कम करवाने की कोशिश करते हैं, फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, लेकिन उस समय ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, तो मर्केंटाइलिज्म जो है उसके सिद्धांत चल रहे थे। तो ये ऐसा सिस्टम था जिसने फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम को भी जो है रिप्लेस किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और धीरे धीरे करके ये चल रहा था। और इनिशियली जो है ये सिस्टम जो है, इसमें इतनी दिक्कतें नहीं थी। दिक्कतें क्यों नहीं थी? क्योंकि देखिए हर एक जगह पे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे थे, और अलग अलग जगहों पे हर चीज़ की डिमांड हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक चीज़ ए देश में कुछ बन रहा है तो वो बी में भी चला गया, बी में कुछ हो रहा है तो वो ए में चला गया, दोनों में हो रहा है वो सी में, जो भी दोनों में नहीं है वो सी से ले लिया, ऐसे करके चीज़ें चल रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, चीज़ें ऐसी हो गई कि सारे देश जो हैं, आसपास के जो देश हैं, उनके पास उस तरीके के रिसोर्सेज तो थे ही, तो उन्होंने सिमिलर तरीके के गुड्स जो हैं उनको बनाना शुरू कर दिया। अब सिमिलर तरीके के गुड्स अगर आप बनाओगे तो मार्केट में क्या होगा, कंपटीशन होगा। क्योंकि मान लीजिए फ्रांस और जर्मनी हैं, दो देश हैं, पड़ोस में ही हैं, दोनों कपड़ा बना रहे हैं, बड़ी बड़ी मिल्स बना दी उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान, दोनों कपड़ा अपना मार्केट में बेचना चाहते हैं, विदेशों में भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो दोनों के बीच में कंपटीशन की भावना तो आएगी ना। भावना कंपटीशन किस तरह से आएगी कि किसका ज़्यादा बिके, कौन ज़्यादा मुनाफा कमाए, ये चीज़ होती है। तो जिसकी वजह से एक कंपटीशन की भावना जनरेट हो गई, दोनों अपना जो है प्रोडक्ट कम से कम में उसको प्रोड्यूस करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में उसको बेचना चाहेंगे। और कंपटीशन होगा तो कई बार जो है ये भी होगा कि हम अपना थोड़ा सस्ता बेच दें तो हमारा ज़्यादा बिकेगा, तो वो चीज़ें होती हैं। तो ये कंपटीशन होने लग गया, नेशनलिज्म की फीलिंग्स भी हो गई कि वो जो है उससे ज़्यादा बेचना है, हमें ज़्यादा ताकतवर बनना है, तो इस तरीके की चीज़ें भी होने लग गई। और कई सारी यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो रही थी, इस तरीके के एक तरीके के ट्रेड वॉर्स हो रहे थे, ये आप समझ सकते हैं। और उसी दौरान जो है कॉलोनाइजेशन भी हो रहा था, जो है उपनिवेशवाद का भी दौर शुरू हो गया था। उपनिवेशवाद कब हुआ शुरू? एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के बाद। अगर आप सभी वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियोस को देखते हैं, ऑर्डर से देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ जाती होंगी यहाँ पे, कि जब 14वीं 15वीं शताब्दी में और एक्सप्लोरेशन का दौर शुरू हो रखा था कि यूरोप के कई सारे देश जो हैं वो नए ट्रेड रूट्स ढूंढ रहे थे, नए देशों की तलाश में थे, नई ज़मीन ढूंढ रहे थे, नई रिसोर्स ढूंढ रहे थे, जिसमें जैसे भारत में वास्को डी गामा आया, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, उसने एक नया समुद्री रास्ता खोल दिया भारत तक पहुंचने का। उधर क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुंच गया, उस समय तक दुनिया को पता ही नहीं था कि अमेरिका नाम की कोई ज़मीन भी है, तो वो वहाँ पे लोग पहुँच गए। तो बहुत सारी जगहों पे कॉलोनाइजेशन हो गया, और कॉलोनाइजेशन जब हो गया तो कॉलोनीज बन गई दुनिया भर में। तो ये यूरोप जो है ये दुनिया भर के कई देशों में जा जाके जो है अपनी कॉलोनीज, अपनी उपनिवेश जो है वो स्थापित कर रहा था। जैसे अमेरिका की बात कर लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले स्पेन आया, स्पेन ने अपनी बहुत बड़ी कॉलोनी बना ली, यहाँ पुर्तगाल ने अपनी बहुत बड़ी कॉलोनी बना ली। अगर इनकी बात करें यूरोप की, यहाँ पे ब्रिटेन की, तो ये भारत में यहाँ पे इन्होंने पहले स्थापित किया, और उसके बाद और बहुत सारी जगहों पे इन्होंने अपनी कॉलोनीज बना के पूरे भारत को ही बाद में कंट्रोल में ले लिया। तो अगर बात करें, ये 1660 का मैप है, उस समय तक जो है काफ़ी बड़े हिस्से के ऊपर दुनिया भर में जो है यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनीज बना ली थी, और उस दौरान मर्केंटाइलिज्म भी चल रहा था। मर्केंटाइलिज्म में इस कॉलोनियल दौर के दौरान क्या किया, साथ में पैरेलली इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में सब अलग अलग यूरोपियंस की कॉलोनीज थी, किसी की कहाँ पे फ्रांस की थी, कहाँ पे ब्रिटेन की थी, कहीं पे स्पेन की थी। तो ब्रिटेन ये सुनिश्चित करता था कि नॉर्थ अमेरिका में उनकी जो भी कॉलोनी है ना, वो क्या करे, कच्चा माल सिर्फ ब्रिटेन को बेचे, और जो प्रोडक्ट्स जो भी उनको इंपोर्ट करना है वो भी सिर्फ ब्रिटेन से खरीदे। उसके अलावा जो मुद्रा इस्तेमाल करनी है वो भी ब्रिटेन की इस्तेमाल करे, शूडो करेंसी उन्हीं की इस्तेमाल करें। तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बना दिया, ना केवल अपने देश में बल्कि अपनी कॉलोनीज में भी ये कर दिया कि उन्होंने इकोनॉमिक प्रतिबंध लगा दिए, ट्रेड कंट्रोल कर दिया उनका, कि ट्रेड जो है वो हमारी मर्जी से करोगे, हमारे साथ ही करोगे, दूसरे देश के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते बिना हमारी मर्जी के।
तो ये मर्केंटाइलिज्म का दौर चल रहा था और इसने जो है एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक दिया बहुत हद तक इसने इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक दिया। और इस चीज़ को समझने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एडम स्मिथ, जिसको फाउंडिंग फादर माना जाता है एक तरह से कैपिटलिज्म का। तो इन्होंने बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इन्होंने कहा कि मर्केंटलिज्म जो है ये आपकी नेशनल पावर को बढ़ा नहीं रहा है, आपको बल्कि डिग्रेड कर रहा है, आपके डेवलपमेंट को रोक रहा है और ये बहुत ही रिग्रेसिव सिस्टम है। आपको समझना पड़ेगा कि ये ट्रेड इम्बैलेंस होने से आपकी ग्रोथ किस तरह से रुक जाती है। और इन्होंने तमाम वो चीज़ें बताई जिससे मोटिवेट हो सके यूरोपियंस फ्री ट्रेड की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ। तो इन्होंने कैपिटलिज्म के कई सारे आइडियाज़ बताए, कई सारे उसके फेवर में जो है सिद्धांत दिए, प्रिंसिपल्स दिए, डिमांड एंड सप्लाई को बताया, फ्री हैंड की थ्योरी बताई, इनविजिबल हैंड की जो थ्योरी है वो बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई। इनकी मैंने बायोग्राफी कवर की है तो उसमें आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई। इनके और भी कई सिद्धांत हैं, उनकी हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। तो मर्केंटाइलिज्म जो है उसके बाद धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन होने लग गया। एक तो एडम स्मिथ का उसमें बहुत बड़ा रोल था और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल था। और उसके बाद कॉलोनाइजेशन के दौरान भी इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझ में आ गई थी। बहुत कुछ ऐसी बातें जब हुई कि फ्री ट्रेड जो है उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इन कंपेरेटिव जो मर्केंटलिज्म या ये जो आपका क्लोज इकोनॉमी का सिद्धांत है उससे। तो वो जब चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल करके देखी तभी इनको पता चला। तो एडम स्मिथ के जो आइडियाज़ थे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कंटेम्प्रेरी थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा था क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान जो है कैपिटलिस्ट और ये लेबर क्लास जो है ये डेवलप हो रही थी। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान इंडस्ट्रीज़ डेवलप करने वाले लोग जो थे, इंडस्ट्रीज़ में अपना हाथ आजमाने वाले लोग जो थे वही तो कैपिटलिस्ट बने। तो कॉलोनियलिज्म के दौर में ये चीज़ भी हो गई कि यूरोपियंस को इस चीज़ का पता चल गया कि जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है और किस तरीके के रॉ मटेरियल वहाँ पे मिलते हैं। तो उन रॉ मटेरियल्स को लेके अपने देश में लेके आते हैं और अपने देश में आके उनसे मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाते हैं, उनको अपनी ही जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे जाके बेचेंगे। तो डबल दोहरा फ़ायदा कि एक तरफ से कच्चा माल खरीदा, जैसे आप ब्रिटेन की बात कर लीजिए, अभी तक भारत इनका गुलाम बना नहीं था। अभी 16वीं-17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो मैं नॉर्थ अमेरिका का ही एग्जांपल लेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका से ब्रिटेन क्या खरीदेगा? कच्चा माल जो है वो लेके आएगा बहुत सस्ते दामों में, क्योंकि वहाँ पे उनकी कॉलोनी है, उनका कंट्रोल है, पॉलिटिकल कंट्रोल है। तो यहाँ पे लेके आएगा, अपने यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सामान बनाएगा। सामान बनाया, जो भी बनाया, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से उन्होंने कपड़ा बनाया, शुगर बनाया, जो भी चीज़ें उनको बनानी थी वो बनाई, वापस उस माल को कहाँ पे बेचेगा? अपनी कॉलोनी में, जहाँ जहाँ पे इनकी कॉलोनी है, चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, वहाँ पे बेचेगा और कोशिश ये करेगा कि उनका ही सामान वहाँ पे बिके। ये मर्केंटलिज्म के दौरान पे ये कर रहा था। लेकिन बाद में इनको लगा कि अगर हम दूसरे देश में बेचना चाहते हैं तो हमें भी अपने देश में उनके सामान को बेचने देना पड़ेगा। तो बाद में धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि सब सामान सब एक जगह दूसरी जगह बेचेंगे। ठीक है, आज यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा एग्जांपल है, हालांकि ब्रिटेन से हट गया, लेकिन यूरोपियन यूनियन कितना बड़ा एग्जांपल है कि उस जगह पे ज़्यादातर फ्री ट्रेड होता है, कोई किसी तरीके के बैरियर्स नहीं होते, एक यूनिट की तरह काम करता है 27 देश होने के बावजूद भी। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। ये चीज़ यूरोप को धीरे धीरे समझ में आने लग गई। तो उन्होंने क्या है कि ये करना शुरू कर दिया कि मशीनीकरण करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा निवेश करो और चीज़ों को बेचो। यूरोप के बाहर जहाँ जहाँ पे सामान नहीं मिल रहा वहाँ वहाँ पे जो जो चीज़ें बेच सकते हो सब जगह बेचो। ये चीज़ें हो रही थी। तो अब ये इंडस्ट्रीज जो हैं ये अपनी इंडस्ट्रीज को कहाँ पे बनाने लग गए? शहरों में बनाने लग गए। और शहरों में इसलिए बनाने लग गए क्योंकि वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग अवेलेबल थे जो लेबर्स के लिए उनको ज़रूरत थी एज ए लेबर, तो उनसे काम करवाना इनको था। तो पहले तो जो है वो विंड मिल्स के पास बनती थी, वाटरवेज के पास फैक्ट्रियाज बनती थी। अब फैक्ट्रीज जो है वो शहरों में बनने लग गई और शहरों में बनने लग गई तो शहरीकरण होने लग गए, लोग गाँव से शहरों की तरफ शिफ्ट होने लग गए, ये चीज़ें होने लग गई। अब जो इंडस्ट्रियल टाइकून्स थे, जो यहाँ पे कैपिटलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, वो अचानक से इतने अमीर होने लग गए यहाँ पे कि वो जो नोबल्स थे, लैंड ओनर्स थे, जो यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनसे भी ज़्यादा उनके पास पैसा होने लग गया। इवन जो उस समय के जो पैसा देने वाले, लैंडिंग पर पैसा देते थे लोग, ब्याज पे पैसा देते थे, बैंकिंग फैमिलीज से आते थे, उनसे भी ज़्यादा इनके पास पैसा हो गया। तो अब ये कैपिटलिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे इस दौरान। और इस समय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ रहा था, विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि
कॉमन लोगों के पास, जो लोग थे उनके पास भी जो है एक होप थी, उम्मीद थी कि हम भी अमीर बन सकते हैं। अगर हम भी इन फैक्ट्रीज़ को ऑन करेंगे तो बहुत अमीर बन सकते हैं, लेकिन इन फैक्ट्रीज़ में काम करें तो हमारे पास भी पैसा आएगा। आम आदमी ये सोच रहा था कि उसके पास पैसा आएगा, ये चीज़ हो रही थी। हालांकि ये कितना सक्सेसफुल हुआ उस दौर में, कितना नहीं हुआ उसकी बात करें। कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ लोग बहुत गरीब रह गए, क्योंकि स्थिति शुरुआत में ये जो कैपिटलिस्ट थे वो सिर्फ ये चाहते थे कि उनकी जेबें भरे, वो ज़्यादा पावरफुल बने। सभी नहीं तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम यही चाहते थे। ये चीज़ें हो रही थी, तो ये चीज़ें हो रही थी। ये तो जो नई मनी क्राउड थी, जो मनी माइंडेड क्राउड थी, इन्होंने जो है ये करना शुरू किया कि अब फैक्ट्रीज़ बनाओ, फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब तरीके से ट्रेड करना था। उसके बाद कैपिटलिज्म टर्म का भी इस्तेमाल होने लग गया। ये 1850 के बाद होने लग गया, उससे पहले ये शब्द नहीं था। कैपिटलिज्म जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द कैपिटलिस से बना है। कैपिटलिस जो है लैटिन भाषा का शब्द है, और आपको पता है कि यूरोप की ज़्यादातर भाषाएं लैटिन भाषा से बनी हैं। लैटिन भाषा रोमन एम्पायर की भाषा हुआ करती थी, उससे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्टुगीज़, ये सभी भाषाएं बनी हैं। ज़्यादातर शब्द वहीं से बने हैं। और इसका कैपिटलिस्ट का मतलब होता है हेड ऑफ कैटल। जो हेड कैटल्स हैं उनका हेड, उनका मालिक कौन है। तो ये पहली बार इस्तेमाल किया गया था एक सोशलिस्ट, फ्रेंच सोशलिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था लुई ब्लैंक। इन्होंने 1850 में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। कहा था कि ये एक इस तरीके का सिस्टम है, कैपिटलिज्म जो है वो एक इस तरीके का सिस्टम है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वही पूरे प्रोडक्शन को जो है ओनरशिप है उनके पास। इंडिविजुअल्स के पास तो पूरे प्रोडक्शन का मालिकाना हक है, और ओनरशिप जो है वो शेयर्ड नहीं है। ये बात इन्होंने कही थी। तो ये सिस्टम क्या है, यही तो कैपिटलिज्म है कि प्रोडक्शन जो होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसकी शेयर ओनरशिप नहीं होगी। शेयर ओनरशिप का मतलब क्या हो गया कि जिसने इन्वेस्ट किया उसका पास भी मालिकाना अधिकार है, जिन्होंने वहाँ पे काम किया उनके पास भी मालिकाना अधिकार है। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मालिकाना अधिकार सिर्फ कैपिटलिस्ट के पास है, जो उस फैक्ट्री के मालिक हैं उनके पास है। तो इस तरीके का जो सिस्टम था उसी का नाम कैपिटलिज्म पड़ गया आगे चल के, और ये शब्द जो है लैटिन भाषा से इस्तेमाल किया गया। ठीक, अब कैपिटलिज्म जो प्रॉफिट मोटिव है उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि मनी मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग ही सबसे बड़ा सिद्धांत है कैपिटलिज्म के अंदर। और ये इसके क्रिटिसिज्म में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है कि डजेंट मैटर क्या बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, किसके अधिकारों का हनन हो रहा है, नेचर का नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, पैसा बनना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म माना जाता है। तो हालांकि इससे ग्रोथ भी होती है, लेकिन इससे नुकसान भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, अपनी मर्जी से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो उनको मिली है उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के बदले जिससे भी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो स्टेट से खरीदते हैं, चाहे फिर उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट मिल गया हो, जिस तरह से उसको वो खरीदते हैं, उसके बाद वो इस आधार पे खरीदते हैं कि उससे उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, चाहे उनको मेटेरियलिक वे में, चाहे उसको मानसिक तरीके से, या फिर आप मान सकते हैं कि पैसा उसको मिलेगा, किसी भी तरीके का उसको बेनिफिट होगा, तभी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को रखेगा और उस पर अपना बिजनेस स्थापित करेगा। अदरवाइज क्यों करेगा? जब तक उसको गेन नहीं मिलेगा, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो वो उसमें करेगा नहीं। कोई यहाँ पे सेवा के लिए नहीं खरीद रहा है, वो अपने प्रॉफिट के लिए खरीद रहा है। और अब यहाँ पे जो है प्रॉफिट मोटिव इतना हो जाता है कि ये जो प्रॉफिट मेकिंग है ये इसकी ड्राइविंग फोर्स है कैपिटलिज्म की, क्योंकि प्रॉफिट के लिए वो काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे से compete करने के लिए जो है क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को कम से कम सैलरी पे उनको रखना है, कम से कम सैलरी दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, उसको इस तरीके के दाम पे बेचें ताकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो बिक सके और साथ में उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ये जो हैं एक दूसरे के साथ ओनर्स जो हैं वो कंज्यूमर्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि किसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर मिलेंगे, वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, उतना ही उसको बेनिफिट होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं क्योंकि प्रॉफिट मोटिव होता है, और जो हाईएस्ट जो प्रॉफिट कमाना चाहता है उसका यही है कि उसको मोस्ट एफिशिएंट वे में काम करना पड़ेगा, ज़्यादा नंबर में गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विस को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा और ज़्यादा मार्केट में बेचना पड़ेगा। ये चीज़ें तभी उसके पास जो है फ़ायदा होगा। तो इस तरह से प्रॉफिट मोटिव के ऊपर ये काम करता है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ती है इसके दौरान। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्यों बढ़ती है? क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है। मार्केट फोर्स जो है, ये जो कैपिटलिज्म जो है वो कंपटीशन और मार्केट फोर्स को जो है
प्रमोट करता है, जिसकी वजह से इनोवेशंस होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में माने तो कैपिटलिज्म सक्सेसफुल रहा है बहुत हद तक। ठीक, उसके बाद बात करें इंडिविजुअल फ्रीडम की, तो इंडिविजुअल फ्रीडम क्या है कि आप किसी भी तरीके का व्यापार कर सकते हैं, आपके पास पूरी चॉइस है कि आप कितना नहीं कौन से धंधे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप क्या कौन सा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं। उसके अंदर आपको ये अधिकार भी है कि आप अपने इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाएँ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हालांकि जब ये चीज़ होती है सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म में, सब में नहीं होती। अब मिक्स इकोनॉमी में देखेंगे तो आपको पूरी फ्रीडम नहीं है, आप किसी भी तरीके का कुछ भी बना लें, उसके लिए हर तरीके जो लीगल है चीज़ें वो बना सकते हैं, इलीगल वाली नहीं बना सकते हैं, और लाइसेंस बेस्ड होती हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस की छूट होती है। अगर कैपिटलिज्म की बात करें प्योरेस्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन करना है, क्या आपको ऑक्यूपेशन को चूज करना है, कितनी प्रॉपर्टी को ओन करना है, कितने इंडिविजुअल्स को आपको हायर करना है, उनको कितनी सैलरी देनी है, ये सब चीज़ें आपके हाथ में होती हैं आप अगर कैपिटलिस्ट हैं तो। इवन जो वर्कर्स हैं उनकी भी मर्जी है, उनकी मर्जी ये है कि आप कितने पैसे में काम करना चाहते हैं, आपको जचे तो मत करो, नहीं जचे तो मत करो। तो ये चीज़ तो फ्रीडम तो है ही, इंडिविजुअल फ्रीडम तो है ही। हालांकि जब मजबूरी होती है तो किसी व्यक्ति को कम में काम करना पड़ता है, वो एक अलग पहलू है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम है, इंडिविजुअल चॉइस है। उसके बाद इंसेंटिव्स फॉर हार्ड वर्क, ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो व्यक्ति ज़्यादा स्किलफुल है, जो ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, उसको कैपिटलिस्ट और ये जो कैपिटलिज्म के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि इंसेंटिव्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिया है, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा तो उस व्यक्ति को तो उसका फ़ायदा मिलेगा ही, जिससे दूसरे लोग भी मोटिवेट हों, दूसरे लोग इनकरेज होते हैं कि वो भी ज़्यादा काम करें, ज़्यादा मेहनत करें, ताकि उनको ज़्यादा इंसेंटिव मिले। आप कैपिटलिस्ट्स की अगर बात करें तो उन्होंने रिस्क लेके जो धंधा स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में उनको रिस्क तो है ही कि वो पैसा डूब भी सकता है, उस पैसे से वो बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशंस की तरफ ये लोग जो है ड्राइव होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अगर हम चीज़ों को ज़्यादा रिसर्च और ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंसेंटिव्स उसके मिलेंगे, फ़ायदे होंगे। कंज्यूमर चॉइस है, लोगों के पास ये चॉइस जनरेट हो जाती है कि सेम तरीके के प्रोडक्ट, अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरीके के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। मार्केट फोर्स जो कैपिटलिस्ट फोर्स है वो उसको ये भी मोटिवेट करती है कि कंपटीशन हो जाता है। अगर मोनोपोली हो जाए, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो एक ही कंपनी बना रही है तो अपनी मर्जी से बेचेगी, और अगर वो मान लीजिए वो प्रोडक्ट जो है वो बेसिक नेसेसिटी का हुआ तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, तो आपके लिए तो नुकसान वाली चीज़ हो गई आपके पास, क्योंकि चॉइस नहीं है। लेकिन कैपिटलिज्म के अंदर आपको चॉइसेस मिलती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और ऑप्शंस मिलने की वजह से आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं, जो आपको ज़्यादा सुटेबल लगे, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे, आपको कम पैसा चुकाना पड़े, बेहतर मिले, क्वालिटी अच्छी मिले, तो उस हिसाब से आप अपनी नीड और प्रेफरेंस के हिसाब से चीज़ें खरीद सकते हैं एज ए कंज्यूमर। इकोनॉमिक मोबिलिटी भी इसकी वजह से क्या होती है, बढ़ती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, मार्केट ओपन होता है, इंडिविजुअल जो हैं वो अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा स्किलफुल होंगे एज ए वर्कर या एज ए कैपिटलिस्ट, एजुकेटेड होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा आप अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर कर पाएंगे। आपको मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, लेकिन अगर आप में वो स्किल्स हैं, आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आपको स्किलफुल होने का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस तरह से इकोनॉमिक मोबिलिटी बढ़ती है और लोग मोटिवेट भी होते हैं कि वो इस चीज़ को अपनाएं। इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो ऑब्वियसली होते ही हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, कैपिटलिज्म बढ़ रहा था, लोगों के पास जो कैपिटलिस्ट हैं उनके पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आएगा तो वो साइंटिफिक इन्वेंशंस में इन्वेस्ट करेंगे और इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ताकि उनका जो है आने वाले समय में और प्रॉफिट बढ़ सके, बेहतर मशीनें बन सकें, बेहतर तरीके से प्रोडक्ट बन सकें, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ सके। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेस होती है इससे, और इकोनॉमिक मोबिलिटी हो चाहे इनोवेशंस हो, दोनों से ही चीज़ें बढ़ती हैं। रिसोर्सेज का एलोकेशन, अब रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है वो, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट्स मिल गए यहाँ पे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो मिल जाती है तो वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट ओन नहीं करता है, तो रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब हालांकि इसके अगर आप कॉन्स में देखेंगे वहाँ पे भी सेम चीज़ें मिलेगी आपको, वहाँ पे ये मिलेगी इसका जस्ट कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कुछ
कैपिटलिस्ट के पास ज़्यादा हो गया है जबकि बाकियों के पास थोड़ा कम रह गया है। ये चीज़ें होती हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो रिसोर्सेज की कमी थी, जिनका स्कार्स था, उनको एफिशिएंटली एलोकेट किया जाता है। जो चीज़ें यूज़फुल इतनी नहीं थी उनका इस्तेमाल करना लोग सीख जाते हैं और उनको बेहतर तरह से इस्तेमाल करके उनको से भी बेहतर तरीके से उनको यूटिलाइज करना ये कैपिटलिज्म जो है सिखाता है। कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और का एक्सचेंज भी यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म से जो है चीज़ें ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करती हैं, और जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। ट्रेड के दौरान उनके आइडियाज़, कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके प्रोडक्ट और उनकी जो सोसाइटी के जो वैल्यूज़ है वो आपस में मिलती हैं। मिलने से क्या होती है, एक्सचेंज होती हैं, और जिससे क्या है, कल्चरल इनरिचमेंट होता है और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है, और इससे ग्लोबलाइजेशन को बेनिफिट होता है, आपस में रिलेशंस भी बेहतर होते हैं। कॉन्स की बात करें, नुकसान क्या है कैपिटलिज्म के? वेल्थ इनइक्वालिटीज़ का सबसे बड़ा नुकसान है कि देखिए क्रॉनिक कैपिटलिज्म इसको कह सकते हैं आप, कि एक तरफ से अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये बात आप सुनते हैं, और वो होती है कैसे कि जब कैपिटलिज्म में एक कैपिटलिस्ट कोई भी XYZ जो है वो अपनी कंपनी में बहुत मुनाफा कमा रहा है, बहुत पैसा उसने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसके बाद वो अपने यहाँ पे वर्कर्स को रख रहा है, एक लिमिटेड सैलरी दे रहा है उनको, उसको बहुत बेनिफिट हो रहा है, बहुत वो मुनाफा कमा रहा है, लेकिन उस मुनाफे को वो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, अपने वर्कर्स को उतना पैसा नहीं दे रहा है, तो जिसकी वजह से वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती है और वर्कर्स जो हैं वो उनका ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन ये कैपिटलिस्ट जो हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, अमीर होते चले जाते हैं, जिससे वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है। ये आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं। दुनिया के जो 5% अमीर होंगे ऊपर के, वो पूरी दुनिया की बराबर जो है पैसा अपने पास रखते हैं, इतना पैसा उनके पास है। तो ये वेल्थ इनइक्वालिटी जो है वो कैपिटलिज्म की वजह से, और कैपिटलिज्म की एक बहुत बड़ी देन है। उन कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथ में सारी जो है रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन हो चुका है, और होता है ये, इसके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही है। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, सेम चीज़ जो है वो साथ में आप देख सकते हैं, क्योंकि लेबर जो है जब अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म होता है तो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्योंकि कैपिटलिज्म में मेन जो है वो सिद्धांत क्या है? प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाना है तो वो अपने ये जो वर्कर्स हैं उनको बहुत कम पैसा देते हैं, उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं देते, उनके हेल्थ केयर अच्छा नहीं रहता, उनको हेल्थ केयर की सर्विसेज नहीं दी जाती, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं रहती है और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन जब ये रेगुलेट हो जाता है तो चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। अब बात करें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़ और क्राइसिस की, तो कैपिटलिज्म के अंदर आप जानते हैं कैपिटलिज्म के बाद ही बड़ी बड़ी महामंदियां भी देखी हैं, ग्रेट डिप्रेशन भी देखा है, रिसेशंस भी देखे हैं। क्योंकि कैपिटलिस्ट जो हैं कई बार बहुत बड़ा बड़ा लोन लेते हैं, बहुत बड़े बड़े लोन लेने के बाद और उनका बिजनेस अगर डूब गया तो वो दिवालिया हो गए। लेकिन उन्होंने जो लोन लिया, मान लीजिए एक बैंक से लिया, और वो बैंक जो है उसका भी कितना बड़ा नुकसान होगा अगर वो बिजनेसमैन डूब गया। तो कई बार एक बिजनेसमैन के डूबने से एक बड़े बड़े बैंक्स को नुकसान हो जाता है। आपको भारत में इसके कई एग्जाम्पल नज़र आते हैं। बहुत से लोग, कुछ लोग तो पैसा ले लेके बैंकों से भाग गए, कुछ लोगों का जो पैसा है इतना उनके ऊपर ऋण हो चुका है, इतना बड़ा आपका NPA हो रखा है देश में, कितना बहुत सारा NPA हो रखा है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने कैपिटल तो उठा लिया है, लोन्स तो उठा लिए, लेकिन वो चुका नहीं पा रहे। तो इसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़ आ जाती हैं, कई क्राइसिस आ जाते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से जो चीज़ों के कई बार बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाते हैं, कई बार बहुत कम हो जाते हैं। कई बार क्या है कि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत कम कंपनियां बनाती हैं, मान लीजिए उनकी मोनोपोली हो जाती है, तो वो जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं उस मार्केट का। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कौन सी चीज़ कब कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई करनी है, तो डिमांड सप्लाई को वो समझते हैं। तो उससे जो है जो रेगुलेशंस की कमी होने की वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़ भी कई बार हो जाती है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट का ये लोग ध्यान नहीं रखते, क्योंकि मेन फोकस प्रॉफिट के ऊपर होता है। प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर अगर पूरा ध्यान रहेगा तो इन्वायरमेंट के लिए जो चीज़ें नुकसानदायक है और जो चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह से इंडस्ट्रीज़ की वजह से, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, उसको सही तरह से मैनेज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें अगर सही तरीके से मैनेज करेंगे, सही तरीके से उनको पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करेंगे तो इनका पैसा लगेगा, और पैसे कोई लगाना नहीं चाहते, क्योंकि इनका पूरा फायदा, इनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग में। तो इससे ही चीज़ें जो है इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं और हमारे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती है, नुकसान पहुंचाती हैं। ये चीज़ें होती हैं। सेफ्टी नेट्स की कमी होती है, सोशल सेफ्टी नेट्स।
वही है, इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखते ना, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर ध्यान देते हैं जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनके ऊपर, तो उनके लिए सेफ्टी नेट्स नहीं लगाए जाते, जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनके हेल्थ पे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत सारे लोग जो हैं आपको पता है उन फैक्ट्रीज में काम करने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। अलग अलग उनके अगर सेफ्टी इश्यूज़ को अगर ध्यान में रखा जाए, उनको प्रॉपर सेफ्टी किट्स दिए जाएँ तो वो बच सकते हैं उन बीमारियों से। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उनकी वजह से अपने हेल्थ केयर को खो देते हैं, हेल्थ को उनको बहुत डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है। मार्केट मोनोपोली और पावर कंसंट्रेशन तो आपको पता ही है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर डोमिनेट कर रही हैं, मान लीजिए, तो डोमिनेट कर रही हैं तो उनकी मार्केट मोनोपोली हो जाती है और वो उस चीज़ को कितने भी भाव में बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कभी उसकी सप्लाई को रोक रहे हैं उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, चीज़ों को करने के लिए, तो वो जो चीज़ है उससे भी जो है पावर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और मार्केट मोनोपोली बढ़ जाती है। प्रोज एंड कॉन्स की बात अगर साथ में करें तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी आपको पॉइंट्स में बता देता हूँ कि इंसेंटिव देता है हार्डवर्क का कैपिटलिज्म, ठीक है, लेकिन साथ में वेल्थ गैप भी बढ़ जाता है, जो अमीर और गरीबी का फासला है वो कैपिटलिज्म में बढ़ता जाता है। यहाँ पे अपनी वेल्थ को बढ़ाने का लोगों के पास अधिकार है कि वो कितनी भी अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, जितना मेहनत करोगे, जितना बड़ा बनना चाहते हो बन सकते हो, आपको कोई ये नहीं कहने वाला है कि आपने इतना पैसा क्यों कमा लिया। यहाँ पे ये जो है कैपिटलिज्म जो है, इसका नुकसान ये भी है, नुकसान ये है कि यहाँ पे कंजप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, प्रॉफिट के ऊपर बहुत ज़्यादा वो होता है, फोकस होता है। यहाँ पे टैक्स रेट जो है कैपिटलिज्म में बहुत कम होती है, लोअर टैक्स रेट होती हैं अलग दूसरी पॉलिटिकल रीजन्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे नुकसान क्या है इसका, नुकसान एक ये है कि यहाँ पे होमलेसनेस को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि शहरीकरण जब होता है और कई गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होता, वो शहर में काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास शहर में घर बनाने के इतने पैसे नहीं होते, तो वो होमलेसनेस भी बढ़ती है उसकी वजह से। यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को वैल्यू किया जाता है, यहाँ पे इनसफिशिएंट वेलफेयर भी हो जाता है इसकी वजह से। यहाँ पे पहले इसी पे प्रोज पे कॉन्फ्रेंस करते हैं क्योंकि एकदम अपोजिट नहीं है एक दूसरे के। कैपिटलिज्म जो है कंपटीशन को इंकरेज करता है, मार्केट एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करता है, गुड इन्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, इंकरेज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और उसके अलावा बेहतर लाइफ क्वालिटी जो है उसको, बिल्डिंग विल बी बेटर क्वालिटी ऑफ एवरेज, क्वालिटी लाइफ बेटर करता है। अगर सबकी नहीं तो अगर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लोग जो उनको वेजेस अगर बढ़े टाइम के साथ साथ, उनकी मेहनत वो करना सीखें, ज़्यादा करें और स्किलफुल हों और उनको सही रेट पैसा मिले, उनका वेज मिले, तो उनकी लाइफ क्वालिटी बेहतर होती है। उसके अलावा जीडीपी बढ़ती है इसकी वजह से, क्योंकि ग्रोथ होती है तो जीडीपी बढ़ेगी। कैपिटलिस्ट प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ फ्रीडम, किस कैपिटलिस्ट को बहुत फ्रीडम मिलती है कि वो कुछ भी धंधा करें, कुछ भी काम करें, उनकी मर्जी है। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को इनकरेज करता है आपस में ग्लोबल ट्रेड के माध्यम से। लोअर कंज्यूमर प्राइस, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में, अलग अलग तरीके सेम तरीके के गुड्स अलग अलग कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं तो कंज्यूमर रेट कम होती है। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है तो क्वालिटी ऑफ गुड्स पे भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा देखिए इनसफिशिएंट वेलफेयर होता है, क्योंकि वेलफेयर पे ध्यान इतना दिया नहीं जाता, कुछ कंपनियां देती हैं कुछ नहीं देती हैं। कैपिटलिज्म डज नॉट केयर अबाउट मिनिमम वेजेस, इनको फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि अगर रेगुलेट किया जाता है तो ही होता है, नहीं तो नहीं होता है मिनिमम वेज का। जैसे भारत में नहीं है मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट, अगर कंपनी में काम कोई करवा रहा है कितना पैसा देगा उसकी मर्जी है। वर्क में भी वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत खराब हो जाता है। जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए कैपिटलिज्म जो है वो नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता है और उनकी स्थिति खराब होती जाती है। और उसके अलावा प्राइवेट मोनोपोली को भी कैपिटलिज्म जो है वो प्रोत्साहित करता है। और उसके अलावा हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, जब डाउनटर्न्स होता है, जब भी मान लीजिए रिसेशन आया तो वो बिना बोले अपने कितने भी एम्प्लॉयज़ को निकाल सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला है नहीं, उनकी उस समय पे कोई उनकी बात ना सुनने वाला है ना बात है। बहुत ज़्यादा रेंट्स होते हैं, हायर प्रॉपर्टी प्राइसेस हो जाते हैं, प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ते जाते हैं, सोशल टेंशन बढ़ता जाता है इसकी वजह से। कैन इंक्रीज, हमेशा नहीं सोशल टेंशन हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी में अगर डिवीजन होगा तो दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर्टी विल नॉट गेट इक्वल चांस इन लाइफ, पीपल नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ लाइफ, बराबरी का बदला तो नहीं मिलता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए हैं। मे कॉन्ट्रीब्यूट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये प्रो एंड कॉन्स हैं, एक बार मैंने आपको बता दिए हैं। कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म में, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में वैसे मैं डिफरेंसेस आपको बता चुका हूँ जब हमने कंपेयर किया था तीनों को, लेकिन अब फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के। यहाँ पे ओनरशिप
और मीन ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप के ऊपर जो है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जहाँ पे कैपिटलिज्म जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्रॉपर्टी और बिजनेस जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, जहाँ पे सोशलिज्म के अंदर आपको स्टेट जो है वो जो है मीन ऑफ प्रोडक्शन को और कंट्रोल करता नजर आएगा, और जो ओनरशिप है पूरे रिसोर्सेज की उसका ओनर कौन होगा, स्टेट होगा, और स्टेट मतलब लोग, सब लोग उसके ओनर होंगे। तो किसी को इंडिविजुअली प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी सोशलिज्म में मान लो रख सकता है, ओन कर सकता है, कम्युनिज्म में नहीं रख सकता बिल्कुल भी। सोशलिज्म का ही एक्सट्रीम वर्जन आगे चल के कम्युनिज्म बन गया। लेकिन यहाँ पे बेसिकली सारा जो प्रोडक्शन है उसको कौन मैनेज करता है, सोशलिज्म में स्टेट मैनेज करता है। तो इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर बात करें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की, तो ओनरशिप जो है प्राइवेट फर्म्स कैपिटलिज्म में ओन करती हैं, यहाँ पे जो असेट्स हैं वो गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव्स करते हैं। इक्वालिटी जो है इनकम डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, यहाँ पे इक्वालिटी को जो है डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पे प्राइस की बात करें तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ेंगी, और सप्लाई कम है तो भी प्राइस बढ़ेंगी, और डिमांड बहुत कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम होंगी। ओब्वियसली यहाँ पे प्राइस कंट्रोल होता है कि प्राइस इतना ही रहेगा जो सरकार ने तय किया है, स्टेट ने तय किया है, उसका ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितनी डिमांड कितनी सप्लाई है। उसके अलावा एफिशिएंसी की बात करें तो मार्केट इंसेंटिव्स जो हैं वो इनकरेज करते हैं फर्म्स को कॉस्ट कट करने के लिए, कि भाई अगर आपस में कंपटीशन है उसकी वजह से कॉस्ट कट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि फर्म्स जो है वो कॉस्ट कट ये भी करती हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कम से कम पैसा दें ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जाए। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनको इंसेंटिव्स कम मिलते हैं, और इंसेंटिव्स जो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर बात करें सोशलिज्म के अंदर किसी में बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं तो भी उसको उतना ही पैसा मिलेगा, ये इसका डाउन वो है प्रॉब्लम है इसकी। और कम स्किल वाले को भी बराबरी मिलेगा। अगर सेम कंपनी में सेम जगहों पे काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव्स वगैरह का नहीं होता है कि बराबर काम करो, काम सेम कर रहे हो अलग अलग जगहों पे नहीं हो तो आपको बराबरी मिलेगा। उसके बाद टैक्स की बात करें, यहाँ पे लिमिटेड टैक्स होते हैं, यहाँ पे हायर प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर लेफ्ट टू फ्री मार्केट उनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ केयर देती है कि फ्री ऑफ पॉइंट कि हर एक एम्प्लॉय को उनको हेल्थ केयर मिलता है। कैपिटलिज्म में उसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वहाँ तो वो स्वतंत्र है ना, उनकी मर्जी है, वो दें तो दें नहीं तो नहीं दें। प्रॉब्लम क्या है कैपिटलिज्म की, यहाँ पे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, मार्केट फेलियर होते हैं, मोनोपोली होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सोशलिज्म की प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी ऑफ स्टेट इंडस्ट्री, स्टेट्स जो है वहाँ पे आपको पता है सरकारी रिजीम्स में ज़्यादातर जगहों पे एक इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है, करप्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं और इनको इंसेंटिव्स भी कम मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी जो गुण और क्षमता के आधार पर उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं। एडवांटेज क्या है, डायनेमिक इकोनॉमी हो जाती है, इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशंस होते हैं तो उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे सोशलिज्म में फ़ायदा क्या है, सबसे पहली बात प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट करता है, और मार्केट फेलियर को क्या बोलते हैं रोकने के लिए काफ़ी यहाँ पे अटेम्प्ट किए जाते हैं, तो मार्केट फेलियर कम होते हैं के चांसेस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म की वैरायटीज़ की बात करें तो मिक्स इकोनॉमीज आजकल ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी हो गया और एक ऐसा इकोनॉमी कैपिटलिज्म हो गया, और एक वो हो गया थोड़ा सा कि जिसमें थोड़े से रूल एंड रेगुलेशंस होंगे। तो अगर बात करें तो एक तो हो गया आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, जहाँ पे किसी तरीके का रूल रेगुलेशंस नहीं है, पूरी छूट दे दी है कैपिटलिस्ट को कि जैसा काम करना है, जो बनाना है बनाओ, जितना बेचना है बेचो, जितना सैलरी देनी है एम्प्लॉयज़ को दो, जितना पैसा वसूलना है उस प्रोडक्ट का वसूलो। वो तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी कैपिटलिज्म हो गया। उसका जस्ट अपोजिट एकदम अगेंस्ट उसके हो गया कम्युनिज्म, जिसमें यह होगा कि बिल्कुल ही छूट नहीं देंगे, कि स्टेट के पास रहेगी पूरी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखने देंगे, तुम कुछ बना ही नहीं सकते हमारी मर्जी के खिलाफ, हमारे स्टेट ही पूरा प्रोडक्शन बनाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो भी हम तय करेंगे, उसकी प्राइस भी क्या होगी वो भी हम तय करेंगे। मतलब स्टेट, यानी स्टेट को कौन, एक तरह से स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, उसके लोग होते हैं, अगर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो तो मेनली, और वो चीज़ जो है वो कम्युनिज्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ें होती हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज़ है, एक तरफ कम्युनिज्म हो गया एक तरफ कैपिटलिज्म हो गया,
दोनों के बीच में कुछ भी है तो वो हो गया आपका मिक्स इकोनॉमी वाला। और ज़्यादातर जो है वो मिक्स इकोनॉमी को ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई थोड़ा सा स्लाइटली कैपिटलिज्म की तरफ झुका हुआ है, कोई कम्युनिज्म की तरफ झुका हुआ है। बेसिकली ये है कि जो चीज़ें उनकी नीड के हिसाब से उनको सूटेबल लगती हैं वो उस हिसाब से अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं। अगर आज के समय बात करें तो यूएस यूके जैसे देश हैं वो ज़्यादातर कैपिटलिज्म की तरफ झुके हुए हैं। आपको रशिया चाइना वाले जैसे देश नज़र आते हैं वो सोशलिज्म कम्युनिज्म की तरफ ज़्यादा झुके नज़र आते हैं। तो कनाडा नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं जो इन्होंने बैलेंस बना रखा है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में। तो इस तरह से बहुत सारे देश हैं जो अपने हिसाब से अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं, मीन ऑफ प्रोडक्शन, और इसको कंट्रोल करते हैं कि कौन सी चीज़ को कितना कंट्रोल करना है, कि भाई लीगल क्या क्या चीज़ें लगा सकती है, कि कितना लिमिट लगाना है, किस तरह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सरकार के हिसाब से, लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से रेगुलेट करना है। तो अगर आप देखें आज दुनिया भर में तो बहुत जो सबसे ज़्यादा कैपिटलिस्ट देश हैं उनमें यूएसए आपको नज़र आ रहा है ना, यूएसए नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे वो भी दिखा रखा यूएसए नज़र आ रहा है, ये दिख रहा है आपको मोस्ट कैपिटलिस्ट, ये थोड़ा सा मैप दिक्कत वाला है। तो मोस्ट कैपिटलिस्ट यहाँ पे हैं, मोस्ट एंड लीस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है ना। तो यहाँ पे लीस्ट कैपिटलिस्ट में ये देश नज़र आ रहे हैं, ये सब नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली ये है कि चाइना है, जैसे चाइना जो है वो कैपिटलिस्ट नहीं है इतना, रशिया भी, हालांकि उसका इनके जो मॉडल हैं वो बहुत अलग हैं, उसकी हम कभी सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन ज़्यादातर देशों ने मिक्स इकोनॉमी का सिस्टम को अपना रखा है। मिक्स कैपिटलिज्म होता क्या है बेसिकली, जब सरकार क्या करे कि प्राइवेट ओनरशिप को दे कि आप प्राइवेट ओनरशिप रखो, बिजनेस करो, प्रोडक्शन करो, लेकिन हम कुछ चीज़ों के ऊपर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, निगरानी रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं। जैसे कि मिनिमम वेज आपको देना पड़ेगा, आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उनको हम जितना बताएंगे उतना मिनिमम वेज देना पड़ेगा। कानून के नज़र अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा, कि आप ऐसे नहीं कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप अपने वेस्ट को कहीं पे भी फेंक रहे हैं, वो चीज़ नहीं चलेगी। टैरिफ्स लगे जाएंगे, टैक्स भी आपसे लिया जाएगा, अलग अलग जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर बिजनेस की। लाइसेंस रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे कि कौन क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर हथियार बना रहे हैं, ड्रग्स बना रहे हैं किसी भी तरीके के, तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोहिबिशंस ऑफ प्रोडक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत जो है प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह, जो ऐसे एक्सट्रीम ड्रग्स हैं जो बहुत नुकसानदायक हैं उनके ऊपर। उसके अलावा लीगल टेंडर लॉज भी होते हैं, सब्सिडीज़ होती हैं, एनिमेंट डोमेन्स होते हैं, कई तरीके के यहाँ पे रूल रेगुलेशंस बना के जो है कैपिटलिज्म के अनिश्चितताओं को रोका जाता है, ताकि जो है समाज को नुकसान भी ना पहुंचे कैपिटलिज्म और ग्रोथ भी हो सके। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। कुछ सरकारें जो हैं कुछ बिजनेस को ओन करती हैं, और कुछ जगहों पे वो रहती है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो हम ही ओन करेंगे, इसको में हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे, इसको कैपिटलिस्ट कोई भी हराम आदमी नहीं बना सकता। कुछ जो देश हैं वो इस चीज़ पे निगरानी नहीं रखते, जैसे भारत में कोई भी आदमी प्राइवेट, ऐसा नहीं है कि हथियार बना सकता है, यहाँ पे लीगल नहीं है, लेकिन यूएसए में होती हैं कि प्राइवेटाइजेशन इसमें भी है कि हथियारों में बनता है। यहाँ पे पूरे तरीके से सिस्टम होता है। अब तो यहाँ पे भी चीज़ें होने लग गई। भारत की अगर बात करें मिक्स इकोनॉमी की, तो 1991 से पहले हम सोशलिज्म की तरफ झुके हुए थे, बहुत ज़्यादा स्लाइटली झुके, फिर एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हम कैपिटलिज्म की तरफ झुक गए। लेकिन है हमारा एक मिक्स इकोनॉमी का सिस्टम ही है, तो उसमें ऐसा कैपिटलिज्म चलता है। अब अनार्को कैपिटलिज्म होता है, जो कि एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म होता है, जिसको फेयर कैपिटलिज्म, प्योर कैपिटलिज्म, अनार्को कैपिटलिज्म, इन तीनों नामों से जाना जाता है। इसमें बेसिकली ये है कि सभी तरीके की इंडस्ट्री को पूरी तरह से प्राइवेट ओनरशिप को दे दिया, चाहे वो ऑपरेशनल किसी भी तरीके का हो, प्राइवेट और पब्लिक सब तरीके के गुड्स की सब चीज़ें जो है वो प्राइवेट ही लोग बनाएंगे। उनके ऊपर किसी तरीके का ना तो सरकार का दबाव होगा, ना कोई किसी तरीके का रेगुलेशन होगा, और किसी भी तरीके से उनको प्रतिबंधित किया ही नहीं जाएगा। हर चीज़ जो है वो प्राइवेट लोगों को हाथ में दे दी। इस तरीके का सिस्टम आज के समय देखने को मिलता नहीं है इतना, कि किसी भी तरीके का उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना हो। हाँ, ये ज़रूर है कि सारी चीज़ें जो है प्राइवेटाइज कर देते हैं कुछ देशों की, जो है वो सिर्फ ये कि हम तो सिर्फ गवर्न करेंगे, हम किसी भी तरीके के मीन ऑफ प्रोडक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मतलब सरकारें, और लेकिन उसके ऊपर रेगुलेशंस जरूर लगाते हैं। तो वो रेगुलेशंस वाला सिस्टम रहता है, तो वो मिक्स इकोनॉमी की तरफ ही रहता है। होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि टॉपिक बड़ा था और चीज़ें थी बहुत कुछ समझने के लिए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको वीडियोस की पीडीएफ और इनसे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पे प्रीमियम कोर्सेज को भी आप परचेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में। साथ ही आप सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है,
और फेसबुक है, इनसे सबसे जुड़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेटिव रील्स वगैरह भी मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।